हेलो बच्चों। तो कैसे हो आप? तो मैं चिंतन देसाई आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं हमारी ये फिजिक्स चैनल में। तो बच्चों आज हम डिस्कस करने वाले हैं न्यूटन जी का थर्ड लॉ, दैट इज NLM3, न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। बच्चों थर्ड लॉ हमें बोलता क्या है? वैसे तो हमें पता ही है कि भाई टू एवरी एक्शन देयर इज ऑलवेज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। मतलब कि इसका मतलब ये होता है, इसका मतलब अगर मुझे निकालना है तो मैं ये निकाल सकता हूं कि दुनिया में कोई भी अकेला फोर्स एग्जिस्ट नहीं करता है। फोर्स हमेशा पैर में ही एग्जिस्ट करता है ना। ये बहुत ही सिंपल सा पॉइंट है। अगर आप किसी को एक्शन देते हो तो उसका रिएक्शन भी आपको सामने मिलेगा। जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर मैं आपको बोलना चाहूं तो आपने किसी को चाटा लगाया, तो भाई आपने इसको चाटा लगाया तो भाई उसके सामने उसको तो गाल पे हिट होगा, ठीक है, उसको वहां पे दर्द महसूस होगा, लेकिन उसके साथ साथ आपके हाथ में भी जमजम जैसा कुछ होगा, है ना। तो भाई एक्शन रिएक्शन हमेशा साथ में ही होते हैं। एक और एग्जांपल ले लो, मान लो कि आप रस्सी से ऊपर चढ़ना चाहते हो तो आप क्या करते हो? रस्सी को नीचे खींचते हो, है ना। आपने महसूस किया होगा ये सारी चीजें कि आप रस्सी को नीचे खींचते हो अगर आप रस्सी से ऊपर चढ़ना चाहते हो तो ऐसे केस में हो क्या रहा है, देखो ध्यान से। आप क्या कर रहे हो? रस्सी को नीचे खींचते हो। कोई बंदा रस्सी को ऊपर ले जाके ऊपर नहीं चढ़ सकता है, रस्सी को नीचे खींचना पड़ता है, तब आप रस्सी से ऊपर चढ़ पाते हो, है ना। तो आप जब भी रस्सी को नीचे खींचते हो तो ऐसे केस में आपने रस्सी के ऊपर एक्शन दिया नीचे की डायरेक्शन में, तो रस्सी आपको ऊपर की डायरेक्शन में फोर्स लगाएगी और ऊपर खींच लेगी, है ना। सीधी सी बात है। समझ में आ रहा है कि कभी भी अकेला फोर्स एग्जिस्ट नहीं करता है, ठीक है। यही न्यूटन जी बोलना चाहते थे। एक और एग्जांपल ले लो, एक और एग्जांपल। कभी पुलअप्स लगाए हैं क्या? पुलअप्स पुलअप्स लगाए हो तो आपने देखा होगा कि आप क्या करते हो, आप जिस बार के ऊपर लटक के पुलअप्स लगा रहे हो आप उस बार को नीचे खींचते हो। जब भी आप बार को नीचे खींचते हो तब वही बार आपको क्या करता है? ऊपर खींच लेता है ना। एक्शन रिएक्शन पे आप क्या कर रहे हो? बार के ऊपर एक्शन दे रहे हो और वही बार क्या कर रहा है? आपके ऊपर रिएक्शन दे रहा है ना। क्लियर हुआ पॉइंट? एक और एग्जांपल, कभी आपने पुशअप्स लगाए हैं क्या? जब भी आप पुशअप्स लगाते हो तो आप क्या करते हो? आप पुशअप्स लगाते हो तब जैसे नीचे से ऊपर उठना चाहते हो, पुशअप्स लगाने के टाइम पे नीचे से जब आप ऊपर उठना चाहते हो तो आप क्या करते हो? जमीन को नीचे धकेलते हो, है ना। जिस ग्राउंड के ऊपर आप पुशअप्स लगा रहे हो वो बेस को आप नीचे धकेलने की कोशिश करते हो, और जब आप उसको नीचे धकेलोगे तो वो जो बेस है, वो जो जमीन है, वो क्या करेगी? आपको ऊपर धकेलेगी। तो यही तो होता है एक्शन रिएक्शन पर। कहीं पे भी चले जाओ बच्चों, कहीं पे भी चले जाओ, वहां पे एक्शन रिएक्शन पेयर आपको देखने को मिलेगी, है ना। हम क्या करते हैं? किसी एक ही बॉडी के ऊपर एक्शन रिएक्शन पेयर ढूंढने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये गलत हो जाएगा, है ना। ये गलत हो जाएगा क्योंकि न्यूटन जी ने क्या क्या बताया, देखो ध्यान से, सारा पिक्चर क्लियर हो जाएगा। देखो मैंने इतने एग्जांपल दिए, थोड़ा दिमाग लगाओ, समझ में आ जाएगा। जी हाँ, एक्शन रिएक्शन पेयर हमेशा होती ही है, ठीक है। ये मैंने नहीं बोला था, न्यूटन जी ने बोला था, और सही भी है। हम इसके ऊपर डाउट नहीं कर सकते भाई, ये 100% सही है, 100% सही है। समझ में आ रहा है? यस और नो? देखो न्यूटन जी ने बोला कि भाई कभी भी नेचर में अकेला फोर्स एग्जिस्ट नहीं करता है। जो भी फोर्स का एग्जिस्टेंस है वो हमेशा पैर में ही होता है। ये जो फोर्स होता है ना, वो क्या होता है? न्यूटन जी के द्वारा बताया गया कि भाई ये जो फोर्स होता है ना, इट इज द म्यूचुअल इंटरेक्शन बिटवीन टू बॉडीज होता है। मतलब कि दो बॉडी के बीच का इंटरेक्शन होता है ये फोर्स, है ना। मतलब कि अगर आप किसी बॉडी के ऊपर आप एक्शन लगाते हो तो वो बॉडी आपके साथ इंटरेक्ट करके वो रिएक्शन भी देगी। मतलब कि आप कुछ उसको बोलते हो तो वो आपको रिप्लाई देगी, ऐसा समझ लो, ठीक है। शॉर्ट भाषा में समझना है तो, ठीक है। फर्दर द म्यूचुअल फोर्सेस बिटवीन टू बॉडीज आर ऑलवेज इक्वल एंड अपोजिट। बात तो सही है। मैंने आपको पुलअप्स का एग्जांपल दिया कि जब भी आप पुलअप्स लगाते हो तो कई बंदे ऐसे होते हैं कि जो पुलअप्स अच्छे से नहीं लगा पाते, है ना। ऐसे केस में होता क्या कि वो उतनी तेजी से, उतने जोर से, तेजी नहीं बोलूंगा, उतने जोर से वो बार को नीचे नहीं खींच पाते। आप जितना बार के ऊपर फोर्स लगाओगे उतना बार आपके ऊपर फोर्स लगाएगा और आपको ऊपर खींचेगा, है ना। तो देखो ये तो बात ऐसी होगी, पुशअप्स लगाते हो तब भी ऐसा ही होता है कि जितने जोर से आप जमीन को नीचे धकेलने की कोशिश करोगे उतने जोर से आप ऊपर जल्दी से उठोगे, है ना। तो सीधी सी बात है कि ये जो फोर्स होते हैं ना, म्यूचुअल फोर्स बिटवीन टू बॉडीज आर ऑलवेज इक्वल एंड अपोजिट। मतलब कि जितना आप एक्शन लगाते हो उतना रिएक्शन सामने मिलेगा।
लेकिन रिएक्शन हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में मिलता है, ये आप भी समझ सकते हो, है ना। रिएक्शन हमेशा, अगर मैंने एक्शन एक डायरेक्शन में लगाया तो रिएक्शन का मतलब क्या होता है, रिएक्शन, वो अपोजिट डायरेक्शन का फोर्स होता है, लेकिन मैग्नीट्यूड दोनों के सेम होते हैं, है ना। यहां पे सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आर देयर जो आपको ध्यान में रखने थर्ड लॉ के रिलेटेड। पहला वाला जो भी होता है ना, ये ध्यान से समझना, ये सारे पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हम इसका ना गलत इंटरप्रिटेशन निकाल लेते हैं, इसीलिए हमें ना ये थर्ड लॉ कभी समझ में नहीं आता है। इसका मतलब ये है कि क्या थर्ड लॉ में कोई प्रॉब्लम है, नहीं, हमारे समझ में प्रॉब्लम है, हम समझ नहीं पा रहे इसको, कि जिस तरीके से हमें इसको समझना है वो समझ नहीं सकते, है ना, इसीलिए प्रॉब्लम होता है। ध्यान से सुनना, फोर्स ऑलवेज अकर इन पेयर्स, फोर्स ऑन बॉडी ए बाई बी इज इक्वल एंड अपोजिट टू द फोर्स ऑन बॉडी बी बाई ए। ये पॉइंट क्या कहता है कि जितना फोर्स, मान लो दो बॉडी है, एक बॉडी दूसरे के ऊपर फोर्स लगा रही है, तो जितना बॉडी ए बी के ऊपर फोर्स लगाएगी ना, उतना ही फोर्स बॉडी बी के ऊपर, बॉडी बी ए के ऊपर लगाएगी अपोजिट डायरेक्शन में। ये पहला पॉइंट होता है, ठीक है, ये पहला पॉइंट है जो आसानी से समझ सकते हैं। दूसरा पॉइंट ये है कि ये यहां पे ये बहुत ही बड़ा मिस इंटरप्रिटेशन यहां पे लिया जाता है। द टर्म्स एक्शन एंड रिएक्शन इन द थर्ड लॉ मे गिव ए रॉन्ग इंप्रेशन दैट एक्शन कम्स बिफोर द रिएक्शन। यहां पे ना हम क्या समझ रहे थे कि आप एक्शन लगा देते हो, उसके बाद आपको रिएक्शन मिलता है। ऐसा नहीं है भाई, ऐसा नहीं है। ये बहुत ही बड़ा मिसअंडरस्टैंडिंग वाला पॉइंट होता है। मतलब कि हम जिसको भी पूछोगे यही बोलेंगे सर एक्शन लगाने के बाद रिएक्शन जनरेट। अरे भाई ऐसा नहीं है। एक्शन लगाने के बाद रिएक्शन मतलब कि पहले आप रस्सी को खींच लो, जितना खींचना चाहते हो उतना खींच लो, उसके बाद रस्सी थोड़े टाइम के बाद आपको ऊपर उठाएगी। ऐसा नहीं होता है। खींचते जाते हो उसके साथ साथ आप ऊपर भी उठते जाते हो, है ना, ऐसा ही होता है ना। मतलब कि एक्शन रिएक्शन साथ में एक ही टाइम पे एग्जिस्ट करते हैं। कभी ऐसा नहीं होता कि एक्शन लगने के बाद रिएक्शन जनरेट होता है। ये गलत अंडरस्टैंडिंग है, ध्यान से सुनना, ये गलत अंडरस्टैंडिंग है। द फोर्स ऑन ए एंड बी एंड द फोर्स ऑन बी एंड ए एक्ट एट अ सेम इंस्टेंट। जैसे ही ए ने बी के ऊपर फोर्स लगाया, उसी टाइम पे बी ए के ऊपर भी फोर्स लगा देगा। मतलब दोनों साथ में लग रहे हैं, दोनों साथ में। कभी ऐसा नहीं होगा कि इसने एक्शन दिया और थोड़े टाइम के बाद वो रिएक्शन जनरेट होगा, नहीं, ऐसा नहीं है। दोनों साथ में जनरेट होंगे, दोनों सेम टाइम पे। जिस टाइम पे आप देख रहे हो कि ए बी को एक्शन दे रहा है, उसी टाइम पे आप ये भी देखोगे कि बी ए के ऊपर रिएक्शन भी दे रहा है। सेम टाइम पे दोनों होंगे। और सबसे बड़ा पॉइंट, थर्ड नंबर वाला जो पॉइंट है, सबसे बड़ा पॉइंट, that is the action and reaction forces act on the different bodies not on the same body। यहीं पे हम गलती करते हैं। जब भी एक्शन रिएक्शन पैर को देखने की बात आती है ना, तो हम क्या करते हैं, एक ही बॉडी के ऊपर हम दोनों फोर्स यहां पे फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं, जो आपको कभी नहीं मिलेगा, आपको कभी नहीं मिलेगा। एक ही बॉडी के ऊपर आप क्या करते हो, दोनों फोर्स, एक्शन वाला भी और रिएक्शन वाला भी। भाई ये कैसे पॉसिबल है? आप किसी दूसरी बॉडी के ऊपर एक्शन दे रहे हो, तो वो दूसरी बॉडी आपके ऊपर रिएक्शन दोगी। तो आपने जो एक्शन दिया ना, वो किसके ऊपर दिखेगा, दूसरी बॉडी के ऊपर दिखेगा, आपके ऊपर थोड़ी ना दिखेगा। आपने तो एक्शन दिया, आपके ऊपर सिर्फ रिएक्शन दिख सकता है। सिमिलरली वो वाली बॉडी के ऊपर जो आपको रिएक्शन दे रही है, वो वाली बॉडी के ऊपर क्या दिख सकता है, आपके द्वारा गया हुआ एक्शन दिख सकता है ना। हम क्या करते हैं, हम ही एक्शन लगाते, तो हम हमारे ऊपर ही एक्शन वाला भी फोर्स खोजने की कोशिश करते हैं एंड रिएक्शन वाला फोर्स भी खोजने की कोशिश करते हैं। वास्तविकता यह है कि हम अगर किसी दूसरी बॉडी को एक्शन दे रहे हैं, तो ऐसे केस में आपके ऊपर एक्शन वाला फोर्स नहीं दिखेगा। आपने एक्शन लगाया किसी दूसरी बॉडी के ऊपर, तो वो एक्शन वाला फोर्स वो दूसरी बॉडी के ऊपर दिखेगा, आपके ऊपर थोड़ी ना दिखेगा, है ना। आपके ऊपर सिर्फ क्या दिख सकता है, वो दूसरी बॉडी के द्वारा आने वाला रिएक्शन दिख सकता है। तो यहीं पे हम गलती करते हैं। हम क्या करते हैं कि एक ही बॉडी के ऊपर दोनों फोर्स खोजने की कोशिश करते हैं। ये कैसे पॉसिबल होगा? ये पॉसिबल नहीं है, ये पॉसिबल नहीं है। एक्शन रिएक्शन पे दोनों अलग अलग बॉडी के ऊपर लग रहे हैं। समझ में आ रहा है? यस और नो? जैसे कि यहाँ पे हमने एग्जांपल दिया है, देखो अगर मैंने लिखा एफ ए बी, तो इसका मतलब है कि फोर्स ऑन ए बाय बी, मतलब कि बॉडी बी के द्वारा ए के ऊपर लगने वाला फोर्स, ठीक है, वो किसके बराबर होता है? ध्यान से देखना, माइनस एफ बी ए के बराबर। इसका मतलब क्या है कि ए बॉडी के द्वारा बी बॉडी के ऊपर लगने वाला फोर्स के नेगेटिव वैल्यू के बराबर होता है। अगर मैं चाहूं तो इसका मैग्नीट्यूड अगर मैं लिखना चाहूं तो मैग्नीट्यूड तो दोनों सेम आएंगे। ये माइनस क्या दिखा रही है, मुझे सिर्फ डायरेक्शन दिखा रही है। बाकी अगर मैं मैग्नीट्यूड लिखना चाहूं तो भाई ये वाले केस में मैग्नीट्यूड दोनों सेम होंगे। समझ में आ रहा है ये पॉइंट? क्लियर हुआ ये थोड़ा सा पॉइंट? ठीक है, यस और नो? मैग्नीट्यूड वाइज दोनों सेम है, सेम मैग्नीट्यूड के लग रहे हैं, बस इतना फर्क है कि भाई ये
नेगेटिव साइन दिखा रहा है कि वो अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है। तो बी के द्वारा ए के ऊपर लगने वाला फोर्स, अगर मान लो कि ये एक्शन है, तो रिएक्शन ए के द्वारा बी के ऊपर लगेगा, मतलब कि दोनों अलग अलग बॉडी के ऊपर लग रहे हैं, है ना। क्लियर हुआ ये पॉइंट? ठीक है, तो सिंपल सा पॉइंट ये दिमाग में फिट कर लेना कि अगर आप किसी को एक्शन दे रहे हो तो एक्शन वाला फोर्स वो वाली बॉडी के ऊपर लगेगा, उसकी बॉडी के ऊपर। अगर आप उसकी बॉडी को देखोगे ना, तो वहां पे आपको एक्शन नजर आएगा, आपको वहां पे रिएक्शन नजर नहीं आएगा, और ना तो एक्शन आपकी बॉडी के ऊपर नजर आएगा। नहीं, आपने किसी को एक्शन दिया है, ठीक है, तो एक्शन वाला फोर्स आपकी बॉडी के ऊपर नहीं दिखेगा, वो सामने वाली बॉडी जिसके ऊपर आपने एक्शन लगाया उसके ऊपर दिखेगा, है ना। और उसी तरीके से वो बॉडी आपको रिएक्शन देती है, तो ऐसे केस में रिएक्शन किसके ऊपर दिखेगा? तो भाई रिएक्शन आपके ऊपर दिखेगा, है ना, वो बॉडी के ऊपर नहीं जो रिएक्शन दे रही है उसके ऊपर नहीं दिखेगा। ये समझ में आ रहा है? दोनों अलग अलग बॉडी के ऊपर लगेंगे। क्लियर हुआ ये पॉइंट? आई होप सो कि ये पॉइंट क्लियर हो चुका है। गलती यहीं पे करते हैं बच्चे। गलती क्या करते हैं? एक ही बॉडी के ऊपर दोनों फोर्स निकालने की कोशिश करते हैं। हाउ इज पॉसिबल यार? ये पॉसिबल ही नहीं है। जो बंदा एक्शन दे रहा है वो क्या अपनी बॉडी के ऊपर एक्शन दे रहा है? नहीं, सामने वाली बॉडी के ऊपर एक्शन दे रहा है ना, और वो बॉडी आपके ऊपर रिएक्शन दे रही है। समझ में आ रहा है? क्लियर पॉइंट हुआ? ठीक है, पॉइंट क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? हाँ, बस यही ध्यान में रखना है ना। तो इतना सा ही छोटा सा एक लॉ है कि ऑलवेज इसको याद रखना है। एक सेंटेंस से तो आप ऐसे याद रख सकते हो, टू एवरी एक्शन देयर इज ए ऑलवेज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। ठीक है, एक्शन दुनिया में कभी भी यहाँ पे अकेला फोर्स कभी एग्जिस्ट नहीं करता है। जैसे कि अगर मैं एग्जांपल देना चाहूं, मैं यहाँ पे आपको दो एग्जांपल दूंगा। वैसे तो आपने मैंने ओरली आपको ज्यादा एग्जांपल दे दिए हैं। जैसे कि रस्सी को खींचते हो तो आप रस्सी के ऊपर फोर्स लगाते हो नीचे की डायरेक्शन में, और रस्सी क्या करती है? आपके ऊपर फोर्स लगाती है अपोजिट डायरेक्शन, तभी तो आप ऊपर उठ पाते हो, है ना। तो रस्सी आपके ऊपर रिएक्शन देती है अपोजिट डायरेक्शन में, तभी आप रस्सी को नीचे खींचते हो तो आप ऊपर जाते हो, है ना। क्लियर हुआ ये पॉइंट? एक्शन रिएक्शन, क्लियर है ये पॉइंट? ठीक है, चलो एक और एग्जांपल ले लेते हैं ताकि आपको ये फिगर में सारी चीजें समझ में आ जाए। मान लो कि ये मास m है, ठीक है। अभी हमें पता है कि मास m के ऊपर हमेशा ड्यू टू दैट मास, मान लो ये टेबल है, ये टेबल है, तो मान लो ये मास m है, मास m को नीचे की डायरेक्शन में लगेगा भाई mg, ग्रेविटी, है ना। तो भाई ये मास m की वजह से उसको जो ग्रेविटी लगेगी वो नीचे की डायरेक्शन में लगेगी, है ना, नीचे की डायरेक्शन में। तो वो क्या करेगी? जैसे कि आप किसी चेयर के ऊपर बैठते हो तो क्या होता है, आप अपना mg किसके ऊपर ट्रांसफर कर देते हो? चेयर के ऊपर। तो हकीकत में देखा जाए तो ये mg की वजह से, ये जो मास है उसकी वजह से जो mg लगेगा वो मास m ने किसके ऊपर ट्रांसफर कर दिया? मास m ने ये टेबल के ऊपर ट्रांसफर कर दिया। मतलब कि ये जो ब्लू कलर से मैंने दिखाया ना, वो एक्चुअल में क्या है? ये m मास के द्वारा टेबल के ऊपर दिया जाने वाला एक्शन है। सो दिस इज द एक्शन। ये क्या है? दिस इज द एक्शन। किसने दिया? मास m ने दिया। होता है ना, अब कई बार ऐसा होता है कि अगर चेयर के अंदर मान लो कि वो वाली चेयर आती है ना, स्पंची वाली चेयर आती है ना, स्पंची वाले मतलब थर्मोकोल वाला वो बैठने का एक चेयर भी आती है। तो ऐसी स्पंची वाली चेयर मान लो, या फिर गद्दी मान लो, ऐसे आपने गद्दी रखी है उसके ऊपर, तो आप इसके ऊपर जैसे बैठते हो तो क्या होता है? गद्दी कंप्रेस हो जाती है। क्यों कंप्रेस होती है? क्योंकि आपका mg उसके ऊपर आया, मतलब कि आपने एक्शन दिया वो नीचे वाली सरफेस के ऊपर। यहां पे हमने टेबल सॉलिड माना है, तो क्या होगा? क्या सॉलिड मानने से या टेबल के ऊपर एक्शन नहीं आएगा? नहीं, ऐसा नहीं होगा, एक्शन तो आएगा ही आएगा, है ना। एक्शन तो आने ही वाला है, बस ये कॉम्प्रेस नहीं हो पाएगा क्योंकि वो सॉलिड बॉडी है ना। तो यहां पे होगा क्या कि इसके मास की वजह से ये मास m क्या करता है? मास m इसके ये टेबल के ऊपर एक्शन देता है mg के तौर पे। तो ये mg किसके ऊपर लगा? टेबल के ऊपर लगा। किसका mg? ये मास m का mg। तो भाई एक्शन रिएक्शन पैर हमेशा एग्जिस्ट करती है। ये तो अकेला फोर्स हो गया, ऐसा नहीं हो चल सकता है ना। न्यूटन जी ने बताया था कि भाई यहां पे रिएक्शन वाला भी फोर्स होगा, तो रिएक्शन कौन देगा अभी? क्योंकि मास m ने टेबल के ऊपर mg लगाया, तो टेबल मास m के ऊपर अभी क्या करेगा? रिएक्शन देगा, है ना। कितना रिएक्शन? mg के बराबर ही रिएक्शन देगा, है ना। कौन सी डायरेक्शन में? भाई अगर mg दिया है मास m ने नीचे की डायरेक्शन में टेबल के ऊपर, तो टेबल अभी उसके ऊपर रिएक्शन देगा वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में। तो टेबल ने क्या किया? यही रिएक्शन प्रोवाइड कर दिया किसके ऊपर? ये मास m के ऊपर। तो ये जो रेड कलर से जो मैंने एरो दिखाया है, इसको मैं बोलूंगा नॉर्मल फोर्स, ठीक है। इसको हम क्या बोलेंगे? रिएक्शन वाला फोर्स। एनसीईआरटी की किताब में इसको R से डिनोट किया जाता है। दिस इज द रिएक्शन प्रोवाइडेड बाय दिस
टेबल सरफेस, है ना, लेकिन हम इसको क्या बोलेंगे, नॉर्मल फोर्स बोलेंगे, ठीक है, इसको हम कैपिटल एन से डिनोट करेंगे। एक्चुअल में वो लगेगा कहां पे, यहाँ पे मैंने कल के लेक्चर में बताया था कि वो लगेगा यहाँ पे, ऐसे छोटे छोटे जहां पे कांटेक्ट है वहां पे ऐसे छोटे छोटे नॉर्मल बनेंगे, लेकिन हम इस सबको सम अप करके सिर्फ एक ही फोर्स से दिखाते हैं, है ना, हम इसको सम अप करके सिर्फ एक ही फोर्स से दिखाएंगे, ठीक है। तो भाई ये जो मैंने नॉर्मल लिखा ना, जिसका मैग्नीट्यूड वो mg के बराबर होगा, ये नॉर्मल किसने दिया, टेबल ने दिया। क्यों दिया, रिएक्शन के तौर पे, क्योंकि हुआ क्या था, हुआ ये था कि भाई ये मास m ने टेबल के ऊपर एक एक्शन के तौर पे mg लगा दिया, है ना, और ये टेबल क्योंकि एक्शन रिएक्शन पैर हमेशा होती है अपोजिट डायरेक्शन में होती है, सेम मैग्नीट्यूड की होती है, इसीलिए टेबल भी क्या करेगा, इसके ऊपर रिएक्शन प्रोवाइड करेगा, किसके ऊपर, तो मास m के ऊपर, कितना, mg के बराबर ही, कौन सी डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन में, है ना। तो इसीलिए आप देखोगे तो ये समझोगे कि भाई मास m के द्वारा टेबल के ऊपर लगने वाला जो एक्शन फोर्स है वो सिर्फ टेबल की बॉडी के ऊपर दिखेगा, है ना, वो सिर्फ टेबल के ऊपर दिखेगा। भाई कंफ्यूज मत होना, भाई ये जो mg मैंने दिखाया ना, वो ग्रेविटी नीचे अर्थ है वो इसके ऊपर लगा रही है, वो वाला mg है। ऐसा मत बोला कि सर mg तो इसके ऊपर भी तो लग रहा है, अरे भाई साहब वो अर्थ ने लगाया है वो mg दिखा रहा हूं, है ना, एक्शन वाला mg नहीं, समझ में आ रहा है, ये अर्थ के ऊपर, अर्थ जो भी है वो मास m के ऊपर जो mg लगाएगी वो हमने ये मास m के ऊपर दिखाया है ना, ये एक्शन वाला mg नहीं है, वो अलग है, समझ में आ रहा है। वैसे दोनों का मैग्नीट्यूड सेम ही है, लेकिन दिखाने के लिए आपको ये समझना पड़ेगा, ठीक है। तो ये मास m ने, ये जो mg एक्शन वाला फोर्स है वो कहां पे लगा, टेबल की बॉडी के ऊपर, और जो टेबल रिएक्शन देगी वो कौन सी बॉडी के ऊपर दिखेगा, सिर्फ मास m के ऊपर, टेबल के ऊपर आपको नॉर्मल नहीं दिखेगा, समझ में आ रहा है। वो नॉर्मल किसके ऊपर जाएगा, बॉडी के ऊपर, कौन सी वाली, मास m वाली बॉडी के ऊपर, समझ में आया, क्लियर है। उसी तरीके से एक और एग्जांपल लेते हैं, फ्रिक्शन वाला एग्जांपल, ठीक है। बाकी सारी चीजें ना आपको फ्रिक्शन में समझ में आ जाएगी, अभी के लिए वो फ्रिक्शन वाला एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। तो ध्यान से समझना क्या होगा, ध्यान से समझना। तो ये मास m है, ठीक है। अभी ध्यान से सुनना, मान लो कि मैं ये मास m को ये वाली डायरेक्शन में कोई फोर्स लगा रहा हूं, मतलब कि उसको खींच रहा हूं, और मान लो इन दोनों के बीच का जो कांटेक्ट है, ये सरफेस है, वो फ्रिक्शन वाली सरफेस है, मतलब कि वो फ्रिक्शन लेस सरफेस नहीं, इसका कुछ फ्रिक्शन है, ये सरफेस फ्रिक्शन वाली सरफेस है ना। तो हमें पता है कि फ्रिक्शन लगेगा, है ना। अभी फ्रिक्शन कौन सी डायरेक्शन में किसके ऊपर कहां लगेगा, वो सारी चीजें अगर पता करनी है तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए हम ये बॉडी को थोड़ा सा ऊपर उठा देंगे, थोड़ा सा हल्का सा ऊपर उठाएंगे ताकि हम इसको आसानी से दिखा पाए, ठीक है। वैसे रियलिटी में दोनों कांटेक्ट में होंगे, लेकिन फ्रिक्शन किसके द्वारा किसके ऊपर लग रहा है, कौन सी डायरेक्शन में, समझने के लिए मैंने क्या कर दिया, ये दोनों बॉडी को थोड़ा सा हल्का सा अलग कर दिया, यहाँ पे थोड़ा गैप लगा दिया ताकि आप समझ पाओ कि एक्चुअल में कहां पे फ्रिक्शन लगेगा, किसके ऊपर कौन सी डायरेक्शन में फ्रिक्शन लगेगा, ठीक है। तो मैंने जब इसके ऊपर ये एक्शनल फोर्स F लगाया राइट हैंड डायरेक्शन, राइट हैंड साइड वाली डायरेक्शन में, तब हुआ क्या, ये वाला जो मास m है ना, वो तो भाई ये एक्शन वाला फोर्स लगा, सॉरी एक्शन वाला नहीं, वो एक एक्शनल फोर्स लगा जिसकी वजह से वो आगे जाने की कोशिश करेगा, लेकिन जब वो आगे जाएगा ना तब क्या होगा, वो नीचे देखेगा तो उसको दिखेगा कि भाई ये टेबल मुझसे पीछे छूट रहा है, क्या दिखेगा उसको, टेबल मुझसे पीछे छूट रहा है ना। ये आगे बढ़ेगा तो टेबल उसको पीछे छूटता नजर आएगा, है ना, तो वो देखेगा कि भाई टेबल तो मुझसे पीछे छूट रहा है, तो भाई वो क्या करेगा, टेबल को भी अपने साथ लेके जाने की कोशिश करेगा, इसीलिए वो क्या करेगा, वो टेबल के ऊपर एक एक्शन के तौर पे एक फोर्स लगाएगा जिसको हम बोलेंगे, एक्शन के तौर पे एक फोर्स लगाएगा जिसको हम बोलेंगे फ्रिक्शन वाला फोर्स, क्योंकि दोनों के बीच में क्या एग्जिस्ट कर सकता है, फ्रिक्शन एग्जिस्ट कर सकता है ना, दोनों के बीच में फ्रिक्शन एग्जिस्ट कर सकता है। तो भाई ये मास m ने लगा दिया नीचे वाले टेबल के ऊपर फ्रिक्शन, कौन सी डायरेक्शन में लगाया, भाई जिस डायरेक्शन में वो जा रहा था ना उसी डायरेक्शन में लगाया, क्योंकि उसको ऐसा लगा कि भाई टेबल मुझसे पीछे छूट रहा है ना, टेबल मुझसे पीछे छूट रहा है, इसलिए वो क्या करेगा, टेबल को भी अपने साथ लेके जाने के लिए वो फ्रिक्शन के द्वारा एक फोर्स लगा देगा, है ना। दो बॉडी के बीच में जब भी ये दोनों बॉडी एक दूसरे के कांटेक्ट में होती है तब इन दोनों के बीच में भाई फ्रिक्शन ही एक ऐसा होता है कि जो इंटरेक्ट कर पाता है, दो बॉडी के बीच में इंटरेक्शन हो पाता है ड्यू टू द फ्रिक्शन ओनली, ठीक है। तो भाई ये बॉडी क्या करेगी, ये मास m यही बॉडी को मतलब टेबल को अपने साथ लेके जाने के लिए टेबल के ऊपर एक्शन देगा, तो ये हो गया एक्शन, इसको हम बोलेंगे एक्शन, समझ में आया। लेकिन आपको पता है कि भाई एक्शन के सामने एक रिएक्शन भी होता है ना, तो रिएक्शन भी लगता है क्योंकि पैर हमेशा मतलब फोर्स हमेशा पैर में ही होते हैं। तो अभी होगा क्या पता है, टेबल अभी क्या देखेगा,
जब टेबल के ओरिएंटेशन से आप देखोगे, टेबल के व्यू से आप देखोगे, तो टेबल का पॉइंट ऑफ व्यू ये रहेगा कि भाई टेबल जब भी ये मास m को दिखेगा तो उसको क्या दिखेगा, उसको ये दिखेगा कि भाई मास m मुझसे आगे जा रहा है, वो मुझसे छूटा जा रहा है, तो वो क्या करेगा, मास m को पकड़ के उसको पीछे खींचने की कोशिश करेगा, है ना, उसको पीछे खींचने की कोशिश करेगा। इसीलिए आपको टेबल के द्वारा लगने वाला फ्रिक्शन मास m के ऊपर कौन सी डायरेक्शन में नजर आएगा, ये वाली लेफ्ट हैंड साइड वाली डायरेक्शन में नजर आएगा। ठीक है, तो ये भी होगा कितना, फ्रिक्शन F के बराबर। दोनों के मैग्नीट्यूड क्या होंगे, सेम ही होंगे, लेकिन डायरेक्शन देखो अपोजिट हो गए। ये क्या हुआ, रिएक्शन। रिएक्शन जो किसने लगाया, टेबल ने लगाया, किसके ऊपर, मास m के ऊपर। इसीलिए मैंने यहां पे क्या किया, दोनों के बीच में गैप लगा दिया, थोड़ा सा अगर था। रियलिटी में दोनों कांटेक्ट में होंगे, सीधे ऐसे कांटेक्ट में होंगे, लेकिन आप समझ पाओ कि किसके ऊपर रिएक्शन कौन सी डायरेक्शन में लग रहा है, किसके ऊपर एक्शन कौन सी डायरेक्शन में, वो समझने के लिए मैंने यहाँ पे दोनों के बीच में एक गैप, थोड़ा सा हल्का सा गैप लगा दिया, ताकि आप समझ पाओ कि भाई रिएक्शन किसके ऊपर जा रहा है। समझ में, एक्शन रिएक्शन। हम क्या करते हैं, जब भी सिर्फ यही बॉडी को, यही मास m को देखते हैं, तो हमें ये नजर आता है कि फ्रिक्शन हमेशा एक्सटर्नल फोर्स के अपोजिट डायरेक्शन में लगता है। इसके पीछे का रीजन क्या है, इसके पीछे का रीजन है कि भाई ये रिएक्शन आता है किसकी वजह से, टेबल की वजह से। और वो टेबल को क्या दिखता है, टेबल को ये दिखता है कि भाई मास m मुझसे आगे जा रहा है, छूटा जा रहा है, तो वो उसको पकड़ के पीछे खींचने की कोशिश करेगा, तो वो रिएक्शन के तौर पे ये फ्रिक्शन लगाएगा, है ना। क्लियर हुआ ये पॉइंट। इसीलिए हम जब भी इसका ही सिर्फ फ्री बॉडी, अभी ये फ्री बॉडी डायग्राम क्या वो आगे समझ में आएगा, तो भाई ये जो इसका ही ये मास m है ना, इसके ऊपर ये टेबल जो भी रिएक्शन वाला फोर्स लगाएगा वो इसके ऊपर ये अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होगा। मास m टेबल के ऊपर ये डायरेक्शन में एक्शन देता है फ्रिक्शन के तौर पे, और टेबल मास m के ऊपर अपोजिट डायरेक्शन में, मतलब कि ये वाली डायरेक्शन में फ्रिक्शन देती है। ठीक है, तो यहां पे इसीलिए हम जब भी m बॉडी को देखते हैं, सिर्फ बॉडी मास m को देखते हैं, तो उसके ऊपर सिर्फ हमें दो ही फोर्स नजर आते हैं, एक होता है ये F और ये अपोजिट डायरेक्शन में फ्रिक्शन। और शॉर्ट में हम इसको क्या बोलते थे कि भाई जिस डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट की मोशन होती है उसके अपोजिट डायरेक्शन में उसको फ्रिक्शन लगता है। क्यों अपोजिट डायरेक्शन में फ्रिक्शन लगता है, उसका रीजन शायद अभी आपको समझ में आ चुका है, क्योंकि वो जो फ्रिक्शन है ना, इट इज जस्ट ए रिएक्शन बाय द बिलो सरफेस। जिस सरफेस के ऊपर वो मोशन में है, वो सरफेस के द्वारा आने वाला रिएक्शन वाला फ्रिक्शन फोर्स है। लेकिन अगर मैं इस बॉडी का, ये जो सरफेस जिसके ऊपर ये ऑब्जेक्ट मूव हो रहा है, अगर मैं इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊं, तो अगर मैं उसको सिर्फ ऑब्जर्व करूं, तो मुझे ये मास m के द्वारा लगने वाला फ्रिक्शन कौन सी डायरेक्शन में दिखेगा, ये वाली डायरेक्शन में। जिस डायरेक्शन में वो ऑब्जेक्ट की मोशन होगी उसी डायरेक्शन में मुझे ये नीचे वाली सरफेस के ऊपर लगने वाला फ्रिक्शन दिखेगा, है ना। तो नीचे वाली सरफेस के ऊपर फ्रिक्शन की डायरेक्शन क्या होगी, जिस डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट की मोशन है वो। लेकिन उस ऑब्जेक्ट के ऊपर फ्रिक्शन की डायरेक्शन क्या होगी, जिस डायरेक्शन में उसकी मोशन है उसके अपोजिट डायरेक्शन में। तो दोनों अलग है, दोनों जगह पे फ्रिक्शन की डायरेक्शन भी अलग अलग है, दोनों बॉडी के ऊपर लगने वाले फ्रिक्शन की डायरेक्शन अलग अलग है, ये खास ध्यान रखना है ना। हम जब भी इसको देखते हैं तो फ्रिक्शन अपोजिट डायरेक्शन में दिखाना पड़ता है, और हम जब नीचे वाली सरफेस को देखेंगे तब फ्रिक्शन जिस डायरेक्शन में कैपिटल F है उसी डायरेक्शन में होता है ना। समझ में आया, क्लियर हुआ। तो यस, आई होप सो कि अभी आपको ये समझ में आ चुका होगा कि भाई ये एक्शन रिएक्शन है क्या, है ना। समझ में आया, क्लियर है पॉइंट। ठीक है, चलो तो आगे बढ़ते हैं। तो लेट्स सॉल्व द एग्जांपल 5.5। बच्चों यहां पे क्या बोला है, टू आइडेंटिकल बिलियर्ड बॉल स्ट्राइक ए रिजिड वॉल विथ ए सेम स्पीड बट एट ए डिफरेंट एंगल्स एंड गेट रिफ्लेक्टेड विदाउट एनी चेंज इन द स्पीड एज शोन इन द फिगर 5.6। मतलब कि ये जो नीचे दी गई है दैट इज द फिगर 5.6। ठीक है, what is, first question, what is the direction of force on the wall due to the each ball, and second the ratio of the magnitude of the impulse imparted to the balls by the wall। ठीक है, यहां पे आपको दो चीजें निकालने को बोला गया है, दो क्वेश्चन यहां पे पूछे गए, दोनों क्वेश्चन का हमें आंसर देना है। यहां पे पहले क्वेश्चन में क्या पूछा है, पहले क्वेश्चन में पूछा है कि बाय द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स ऑन द वॉल ड्यू टू द ईच बॉल। तो भाई बॉल के द्वारा वॉल के ऊपर लगने वाला डायरेक्शन, फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा वो हमें पता करना है ना। पहली चीज ये पता करनी है। एंड दूसरी चीज क्या करनी है, तो भाई यहां पे जो इंपल्स लगेगा, जो इंपल्स लगेगा वो इंपल्स के रेशियो क्या होंगे। मतलब कि ये वाला केस ले लो और ये वाला केस लो, दोनों केस में इंपल्स का रेशियो क्या निकलेगा। ठीक है, अभी देखो ये डायरेक्शन, क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर तो आप आसानी से पता कर सकते हो कि द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स ऑन द वॉल ड्यू टू द ईच बॉल।
दोनों केस में, एक केस में बॉल सीधा जा रहा है, टकरा रहा है, वापस रिबाउंस हो रहा है, और एक केस में वो एंगल पे जा रहा है, टकराया और उसी एंगल पे वापस रिबाउंस हुआ, सेम वेलोसिटी से रिबाउंस हुआ, है ना। तो आप समझ सकते हो कि डायरेक्शन ऑफ, यहां पे आप खुद से पता कर लो, डायरेक्शन मुझे बताने की जरूरत नहीं है। ये वाले केस में डायरेक्शन कौन सी होगी आप समझ पाते हो, ये वाले केस में डायरेक्शन कौन सी होगी आप समझ पाते हो, ठीक है, एंगल से आप दिखा सकते हो। हम सीधा दूसरे क्वेश्चन का आंसर यहां पे देंगे, ठीक है, डायरेक्शन खुद से फाइंड आउट कर लो, ठीक है, आसान है भाई, आप डायरेक्शन पता कर सकते हो, ठीक है। देखो ना कौन सी डायरेक्शन में हिट किया बॉल ने, बस वही तो डायरेक्शन होगी। यहां पे कौन सी डायरेक्शन में हिट किया, एंगल भी तो दिया गया है, तो आप आसानी से इसका आंसर दे पाओगे, ठीक है। चलो आते हैं 2 के अंदर। तो भाई यहां पे द रेशियो ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ इंपल्स इंपार्टेड टू द बॉल्स बाय बॉल, ठीक है। तो उसके लिए मैं एक काम करता हूं, इसको मैं केस नंबर 1 बोल देता हूं और इसको मैं केस नंबर 2 बोल देता हूं, ठीक है। चलो मैं क्या करूंगा, केस नंबर 1 में इंपल्स कितना होगा वो कैलकुलेट करूंगा, एंड केस नंबर 2 में इंपल्स क्या होगा वो कैलकुलेट करूंगा, फिर दोनों का रेशियो ले लूंगा। तो पहले केस नंबर 1 को सॉल्व करते हैं, तो पहले केस नंबर 1 को सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो इंपल्स याद करो, इंपल्स क्या होता है याद करो जरा, इंपल्स याद आया कुछ, इंपल्स वाला फोर्स, इंपल्स दैट इज नथिंग बट फोर्स इनटू टाइम डेल्टा टी, दैट इज नथिंग बट, क्योंकि न तो हमें यहां पे फोर्स दिया गया है न तो ये डेल्टा टी दिया गया है, ठीक है। तो ऐसे केस में हम इसको कैसे निकाल सकते हैं, तो डेल्टा पी से, क्योंकि एफ इंटू डेल्टा टी किसके बराबर होता है, चेंज इन मोमेंटम के बराबर होता है। और अगर नहीं याद आता है तो आप ये वाला क्वेश्चन देख सकते हो और उसके साथ साथ ये इंपल्स वाला फॉर्मूला भी देख सकते हैं। तो हमने देखा था कि इंपल्स का फॉर्मूला क्या है, एफ इंटू डेल्टा टी विच इज इक्वल टू डेल्टा पी के बराबर, ठीक है। तो बस यही फॉर्मूला यहां पे भी अप्लाई करेंगे। इसका मतलब क्या होता है, डेल्टा पी का मतलब क्या होता है, हम ये फॉर्मूला नहीं लगा पाए तो ये फॉर्मूला लगा दिए, है ना। क्योंकि यहां पे प्रॉब्लम ये है कि भाई फोर्स हमें पता नहीं है, डेल्टा टी भी हमें गिवन नहीं है, तो ऐसे केस में हमें डेल्टा पी से ही ये काम चलाना पड़ेगा और इंपल्स निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो यहां का इंपल्स जो भी है, लेट्स से इसको हम इंपल्स फॉर केस नंबर 1 मतलब कि इंपल्स 1 बोल देते हैं, ठीक है, सफिक्स में 1 लगा दिए। डेल्टा पी क्या होते हैं, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, यही तो होता है इंपल्स, है ना, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। मान लो ये बॉल का मास आपको दिया नहीं गया तो हम इसको अज्यूम कर लेते कि मान लो ये बॉल का मास है m, ये बॉल का मास है m, है ना, ठीक है। चलो तो आगे बढ़ते हैं। तो इसका फाइनल मोमेंटम क्या, पहले केस नंबर 1 को ही देखेंगे। तो भाई फाइनल मोमेंटम एंड इनिशियल मोमेंटम का हमें यहां पे डिफरेंस निकालना है। उसके लिए पहले हम एक काम करते हैं, यहां पे ना डायरेक्शन को अज्यूम कर लेते हैं। भाई हम क्या करेंगे, ये जो पॉजिटिव एक्स एक्सिस वाली जो डायरेक्शन है इसको हम पॉजिटिव मानेंगे, और ये जो नेगेटिव एक्स एक्सिस वाली जो डायरेक्शन है हम इसको नेगेटिव मान लेंगे, ठीक है, क्लियर है। तो फाइनल मोमेंटम में आपको वेलोसिटी कौन सी डायरेक्शन में दिखी, नेगेटिव डायरेक्शन में, तो इसको हम क्या लिखेंगे, माइनस वी लिखेंगे ना। तो फाइनल मोमेंटम होगा क्या, यहां पे फाइनल मोमेंटम होगा, यहां पे आप सीधा, क्योंकि यहां पे देखो वाई डायरेक्शन में कुछ भी नहीं है, वाई डायरेक्शन में कुछ नहीं, जो भी है वो एक्स डायरेक्शन में ही मोशन हो रही है, तो इसीलिए हम यहां पे डायरेक्टली लिखेंगे क्या, इसको हम लिखेंगे m इंटू माइनस यू। ये डायरेक्शन की वेलोसिटी कितनी है, u है, लेकिन नेगेटिव डायरेक्शन में तो इसको हम लिखे माइनस यू। माइनस इनिशियल मोमेंटम कितना हो सकता है, तो भैया m इंटू, देखो u जो भी है, वेलोसिटी जो भी है वो पॉजिटिव डायरेक्शन में, इसीलिए हम इसको लिखेंगे mu। तो ये कितना आया भाई साहब, ये मेरे पास आया -2 टाइम्स mu, क्योंकि दोनों का एडिशन होगा ना, ये भी माइनस mu ये भी माइनस mu, माइनस माइनस हो जाता है प्लस, मतलब कि एडिशन करना पड़ता है। तो भाई यहां पे इंपल्स जो भी हमें मिला वो इंपल्स कितना दिखा, वो इंपल्स इन फर्स्ट केस वो हमें दिखा -2 mu के बराबर, है ना। अभी अगर जैसे ही हम यहां पे केस 2 को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे तो यहां पे पहले तो आपको ये रिजॉल्व करना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि आपको यहां पे जो इनिशियल वेलोसिटी दी गई है ना, चाहे वो टकराने से पहले वाली वेलोसिटी हो या टकराने के बाद वाली वेलोसिटी हो, दोनों एंगल पे है। और जब भी वेलोसिटी तो एक वेक्टर कंपोनेंट है ना, तो जब भी वो एंगल पे आती है तो उसके 2 कंपोनेंट निकल के आते हैं, तो हमें इसको रिजोल्व करना पड़ता है ना। तो इसीलिए हम क्या करेंगे, इसको रिजोल्व करेंगे। ध्यान से देखिएगा, मैं पहले ये इनिशियल को रिजोल्व करता हूं, तो इसको मैं ब्लू कलर से, चलो ब्लू नहीं, मैं इसको ब्राउन कलर से रिजोल्व करता हूं। तो ये होगा उसका एक्स कंपोनेंट, ठीक है, एक्चुअल में उसको हमें नीचे एग्जैक्टली ये एक्सिस पे दिखाना पड़ेगा, ये होगा इसका एक्स कंपोनेंट, एंड सिमिलरली ये होगा इसका वाई कंपोनेंट, है ना, ठीक है, सॉरी, तो ये होगा इसका वाई कंपोनेंट, यही वेलोसिटी का ये होगा वाई कंपोनेंट, ठीक है। तो
ये एक्स कंपोनेंट एंड ये वाला वाई कंपोनेंट। एक्स कंपोनेंट क्या होता है बच्चों, ये 30 डिग्री का एंगल है, तो आपको पता है ये हो जाएगा यू पास वाली, एंगल के पास वाली साइड हुई ना ये, तो ये क्या होती है यू cos 30, है ना, इसको हम क्या लिख सकते हैं यू cos 30 डिग्री। और ये सामने वाली इसको हम क्या लिखेंगे, तो इसको हम लिखेंगे u sin 30, है ना, इसको अंदर लिखता हूं, तो ये हो जाएगी u sin 30। ठीक है, तो हमने इसको दो कंपोनेंट से शो कर दिया, एक बना y कंपोनेंट, एक बना x कंपोनेंट। मतलब कि यहां पे दो कंपोनेंट है, तो हमें यहां पे मोमेंटम में भी x एंड y दोनों को अलग करना पड़ेगा। यहां पे जरूरत नहीं थी, क्योंकि यहां पे सारी मोशन जो भी टकराया x डायरेक्शन में आया और x डायरेक्शन में ही चला गया, है ना, x एक्सिस पे आया, x एक्सिस पे चला गया, इसीलिए यहां पे जो भी था मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम, वो x एक्सिस वाला ही था। यहां पे दोनों है, दोनों वेलोसिटी है, x डायरेक्शन की भी है, y डायरेक्शन की भी है ना। तो इसीलिए हमें इसको सॉल्व करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें यहाँ पे दोनों मोमेंटम को देखने पड़ेंगे, x का भी एंड y का भी। ठीक है, चलो ध्यान से देखिएगा, ये तो हो गया ये आई वो वेलोसिटी के दो कंपोनेंट। अभी गई वो वेलोसिटी वाला कंपोनेंट, इसको भी तो दो कंपोनेंट में हम डिवाइड कर सकते हैं, है ना। तो इसके दो कंपोनेंट अगर आप देखोगे तो इसका एक कंपोनेंट होगा y कंपोनेंट जो नीचे की डायरेक्शन में आएगा, और एक कंपोनेंट जो ये वाली डायरेक्शन में जाएगा, है ना, ये वाली डायरेक्शन में, रेड कलर से मैंने इसको दिखाया है। तो ये गया उसकी डायरेक्शन। सर ये आप कैसे पता करते हो कि ये गई डायरेक्शन ये डायरेक्शन हुई और इसकी ये डायरेक्शन? भाई क्या करना होता है, टेल टू हेड जाना होता है। आप टेल टू हेड जाओ, क्या करना है, जिस वेक्टर को आप रिजोल्व कर रहे हो उसके लिए आपको टेल टू हेड, जैसे कि ये वेक्टर इस डायरेक्शन में है, तो आप क्या करो, टेल से लेके हेड तक पहुंचो। ठीक है, तो टेल से हेड, तो देखो अपने आप आपको डायरेक्शन मिल जाएगी। सिमिलरली ये डायरेक्शन ये है ना, ये वेक्टर कैसे जा रहा है, ये ऐसे जा रहा है ना, तो इसको मैं रिजोल्व कर रहा हूं दो कंपोनेंट में, तो मैं क्या करूंगा, इसकी ये टेल से, टेल है तो टेल से मैं हेड अप्रोच करूंगा, टेल से नीचे गया और फिर हेड तक ये डायरेक्शन में पहुंचा, तो ये हो गई डायरेक्शन। देखो ये हो गया y कंपोनेंट जो आपको नीचे की डायरेक्शन में दिखेगा, और ये हो गया x कंपोनेंट जो आपको लेफ्ट हैंड साइड वाली डायरेक्शन में दिखेगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप रिजोल्व करते हो, इस तरीके से ही रिजोल्व करना है, टेल टू हेड अप्रोच होना चाहिए। ठीक है, क्लियर है। चलो, तो मैंने देखा, तो मैंने यहां पे ये पाया कि भाई ये कंपोनेंट कितना होगा, ये कंपोनेंट क्या होगा। अच्छा, तो यहां पे देखो, इसको मैं जो ये रेड कलर वाला ये जो कंपोनेंट है एक्स कंपोनेंट, इसके लिए जाने वाली वेलोसिटी कितनी है, u है, और उसके लिए ये क्या होगी, पास वाली साइड होगी। पास वाली साइड मतलब कि मैं इसको क्या लिखूंगा, मैं इसको लिखूंगा u cos 30, है ना, और इसको मैं क्या लिखूंगा, तो ये सामने वाली हो जाएगी ना। अगर आप इसको यहां पे ड्रॉ करना चाहते हो तो कर सकते हो, टेल टू हेड, है ना, आप सामने ड्रॉ कर सकते हो, लेकिन मैं क्या करता हूं, इसको यहीं पे y एक्सिस पे ड्रॉ कर लेता हूं, तो इसको मैं क्या लिखूंगा, इट इज u sin 30। ठीक है, क्लियर है। चलो बहुत ही बढ़िया, हमने इसको रिजोल्व कर दिया। अभी केस नंबर 2 को सॉल्व करते हैं। तो अगेन यहां पे भी हमें क्या करना है, इंपल्स ही निकालना है। सो इंपल्स ड्यू टू 2 इन केस 2 वो कितना होगा, क्योंकि हमें पता है फॉर्मूला f इंटू डेल्टा टी होता है, लेकिन यहाँ पे डेल्टा टी गिवन नहीं है, तो हम सीधा डेल्टा पी यूज कर लेंगे। तो ये डेल्टा पी क्या हो जाएगा, पी फाइनल माइनस पी इनिशियल। बच्चों यहां पे एक चीज आपको नोटिस करना पड़ेगा कि ये फाइनल को एंड इनिशियल को दोनों को मुझे दो कंपोनेंट में यहां पे लिखना पड़ेगा। क्यों लिखना पड़ेगा, इसके पीछे का रीजन ये है कि भाई यहां पे दोनों डायरेक्शन की वेलोसिटी है। ये वाले केस में सिर्फ एक ही डायरेक्शन में वेलोसिटी थी, एक ही डायरेक्शन मतलब कि एक ही एक्सिस पे वेलोसिटी थी। यहां पे दोनों एक्सिस पे वेलोसिटी, एक्स कंपोनेंट भी है y कंपोनेंट भी है, तो हम इसको क्या लिखेंगे, पी एफ को फर्दर हम इसको सेपरेट करेंगे, पी एफ इन y डायरेक्शन, पी फाइनल इन y डायरेक्शन प्लस पी फाइनल इन x डायरेक्शन। क्लियर, ठीक है, माइनस इसको हम क्या लिखेंगे, तो इसको हम लिखेंगे P इनिशियल इन y डायरेक्शन प्लस P इनिशियल इन x डायरेक्शन। ठीक है, हम इसको इस तरीके से लिखेंगे। तो P फाइनल इन y डायरेक्शन, देखो यहां पे जैसे हमने माना है कि भाई ये पॉजिटिव x डायरेक्शन हमारे लिए पॉजिटिव होगी एंड नेगेटिव x डायरेक्शन हमारे लिए नेगेटिव होगी, उसी तरीके से पॉजिटिव y डायरेक्शन हमारे लिए पॉजिटिव हो जाएगी एंड नेगेटिव y डायरेक्शन हमारे लिए नेगेटिव हो जाएगी। तो बस यही पॉइंट को हम अप्लाई करें, तो P फाइनल इन y डायरेक्शन, P फाइनल इन y डायरेक्शन कितना है, तो y डायरेक्शन की वेलोसिटी वो खुद नीचे की डायरेक्शन में है, तो इसको मुझे नेगेटिव लिखना पड़ेगा, तो P फाइनल इन y डायरेक्शन, जिसको मैं लिखूंगा m इनटू माइनस u sin 30, है ना। क्लियर भाई, वेलोसिटी भाई mv के बराबर होता है ना, मोमेंटम कितना होता है mv के बराबर, और यहाँ पे y डायरेक्शन की वेलोसिटी कितनी है, फाइनल वेलोसिटी y डायरेक्शन की, तो वो माइनस u sin 30। क्यों माइनस, क्योंकि वो नीचे की डायरेक्शन में, इसलिए मैंने इसको माइनस लिखा, प्लस p फाइनल x
फाइनल डायरेक्शन में फाइनल मोमेंटम इन एक्स डायरेक्शन, तो फाइनल वेलोसिटी कितनी है एक्स डायरेक्शन में, तो माइनस यू कॉस 30 है, तो इसको मैं लिखूंगा यू एम इंटू माइनस यू कॉस 30, माइनस यू कॉस 30, ठीक है, क्लियर हुआ। माइनस पी इनिशियल इन वाई डायरेक्शन, पी इनिशियल इन वाई डायरेक्शन कितनी है, तो एम इंटू इनिशियल वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन कितनी है, तो माइनस यू साइन 30, माइनस यू साइन 30। सर ये प्लस नहीं होगा, अरे भाई देखो ना, वाई डायरेक्शन की इनिशियल वेलोसिटी टकराने से पहले कौन सी डायरेक्शन में, नीचे की डायरेक्शन में ही है, इसीलिए मुझे यहां पे माइनस यू साइन 30 लिखना पड़ेगा, है ना। प्लस प्लस आखिरी पी इनिशियल इन एक्स डायरेक्शन वो कितनी होगी, तो एम इंटू, ध्यान से देखो, इनिशियल एक्स डायरेक्शन में तो ये डायरेक्शन में है, कितनी है, u cos 30 है, तो हम इसको लिखेंगे प्लस u cos 30। सॉरी यहां पे गलती कर दी हमने, माइनस और ये प्लस माइनस होता है, माइनस प्लस माइनस होगा तो ये माइनस m इंटू, लेकिन वेलोसिटी प्लस होगी u cos 30 क्योंकि वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में है ना। तो अब इसको थोड़ा सा अच्छे से लिख दो, तो ये हो जाएगा माइनस एम यू साइन 30, ये हो जाएगा माइनस एम यू cos 30, यह माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा प्लस एम यू साइन 30 और ये माइनस एम यू कॉस 30, है ना। तो देखो ये माइनस एम यू साइन 30 प्लस एम यू साइन 30 ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, ये दोनों का एडिशन होगा तो ये हो जाएगा टोटल माइनस ट्वाइस एम यू, क्या हुआ यहां पे, अच्छा ऑटो से में चला गया, माइनस ट्वाइस एम यू कॉस 30, ठीक है। चलो तो ये हो गया हमारे लिए इंपल्स इन केस 2, इंपल्स इन केस 2, ठीक है। और हमें क्या निकालने को बोला है, तो हमें भाई इन दोनों का रेशियो निकालने को बोला है, इंपल्स इन केस 1 डिवाइड बाय इंपल्स इन केस 2, वो कितना होगा, तो इन केस 1 कितना है, माइनस ट्वाइस एम यू है, एंड इन केस 2 कितना है, तो माइनस ट्वाइस एम यू कॉस 30 है ना। तो ये 2 2 कैंसिल, एम यू कैंसिल, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो बच्चों ये होगा क्या, 1 अपॉन कॉस 30 डिग्री। और बच्चों आपको पता है cos 30 कितना होता है, तो √3/2, मतलब कि डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में चले जाए तो ये कितना हो जाएगा 2/√3। सो दिस इज द आंसर, ठीक है, 2/√3। अगर चाहो तो आप ये 2/√3 को आप फर्दर रिजोल्व भी कर सकते हो कैलसी के इस्तेमाल से। हमें डिवाइड करना है 2 को √3 से, तो हम करते हैं, चलो तो 2 को डिवाइड करते हैं √3 से, तो ये आंसर हमारे पास कुछ आएगा 1.1547, ठीक है। तो अप्रोक्सीमेटली हम इसको 1.15 मतलब कि इसको अप्रोक्सीमेटली 1.2 लिख सकते हैं, 1.15 आएगा ना, तो अप्रोक्सीमेटली 1.15 इसको हम अप्रोक्सीमेटली क्या लिखेंगे 1.2, ठीक है, क्लियर है ये पॉइंट, ठीक है। राउंड ऑफ करके हमने इसका आंसर दे दिया, ठीक। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। देखो इसका जो नंबर 1 है डायरेक्शन आप खुद पता कर सकते हो, ठीक है, तो इसके लिए मैंने ये नहीं दिखाया डायरेक्शन कौन सी है, वो आप समझ सकते हो, ठीक है। अगर लिखना है तो आप लिख सकते हो, ऐसा नहीं है कि नहीं है, देखो लिख सकते हो कि पहले केस में डायरेक्शन क्या होगी, पहले केस में फोर्स बॉल के द्वारा दीवार को लगने वाला फोर्स नॉर्मल टू दी वॉल होगी, है ना, नॉर्मल टू दी वॉल, कौन सी डायरेक्शन में वो हिट करेगी, ध्यान से देखो कौन सी डायरेक्शन में वो हिट करेगी, ये डायरेक्शन में, तो नॉर्मल टू दी वॉल। और ये वाले केस में जो फोर्स लगेगी वो एंगल के ऊपर लगेगी, कितना एंगल आपको पता है 30 डिग्री विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, है ना, 30 डिग्री पे वो लगेगी, है ना। तो आप ये सेंटेंस में लिख सकते हो, पहले वाले केस में नॉर्मल टू दी वॉल, दूसरे वाले केस में वो विथ रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस 30 डिग्री वाले एंगल पे वॉल के ऊपर फोर्स लगेगी, ठीक है, क्लियर है। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट, आज के लेक्चर का आखिरी पॉइंट बच्चों, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम होता क्या है, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम होता क्या है, ध्यान से सुनिएगा, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम होता क्या है। देखो पहले तो ये समझ लो कि भाई कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम ये एक्चुअल में एक सेंटेंस में अगर रिप्रेजेंट करना है तो कैसे मैं बोल सकता हूं, द टोटल मोमेंटम ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम ऑफ इंटरैक्टिंग पार्टिकल्स इज कंजर्व्ड, इसको बोला जाता है कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। टोटल मोमेंटम ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम ऑफ इंटरैक्टिंग पार्टिकल्स इज कंजर्व्ड, ठीक है। अगर
अच्छे से समझना है तो एक और अच्छे से समझने के लिए मैं एक आपको एक सिंपल सा एक एग्जांपल देता हूं, लेकिन उसके पहले आपको ये सेंटेंस हम देख लेते। आपको ये समझना पड़ेगा कि एक्चुअल में ये आइसोलेटेड सिस्टम का मतलब क्या होता है ना। तो इन एन आइसोलेटेड सिस्टम, सिस्टम विथ नो एक्सटर्नल फोर्स, मतलब कि ऐसे सिस्टम के जिसके ऊपर, सिस्टम मतलब कि सिर्फ एक बॉडी नहीं होगी, एक से ज्यादा बॉडी होगी, है ना। तो सिस्टम मतलब कि एक से ज्यादा बॉडी है। जैसे कि मान लो कि दो बॉडी है, ठीक है, दो ऑब्जेक्ट है। तो दो ऑब्जेक्ट अगर उनके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है तो ऐसे केस में वो बोलाएंगे आइसोलेटेड सिस्टम। ये दोनों का जो एक सिस्टम बनी, दोनों को साथ में देखने के बाद हमें जो एक सिस्टम दिखी, है ना, तो वो सिस्टम जो भी है ऐसी सिस्टम है जिसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स एक्ट नहीं कर रहा है, तो इसको हम बोलेंगे आइसोलेटेड सिस्टम। ठीक है। Mutual forces between pairs of particles in this system can cause momentum change in the individual particles. But since the mutual force for each pair are equal and opposite, the momentum changes cancel in pairs and the total momentum remains unchanged. This fact is known as the law of conservation of momentum. ठीक है, आई बात समझ में? नहीं आई? ठीक है, मुझे पता है नहीं है। ये सेंटेंस जो लिखा है हमारी एनसीईआरटी की किताब में, जो लिखा गया है, हाँ, समझने के लिए थोड़ा अंडरस्टैंडिंग व्यू आपका ऐसा होना चाहिए कि आप उसको फील कर पाओ। ठीक है, देखो फील करवाते हैं। इसके लिए हम यहाँ पे एक एग्जांपल लेते हैं, ध्यान से समझना। पहले तो दो सिस्टम ऐसे होनी चाहिए कि जो आइसोलेटेड हो, मतलब कि उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहे हो। तो उसके लिए आपको एग्जांपल के तौर पे क्या लेना है, ध्यान से देखना। मैंने यहाँ पे कुछ ड्रॉ किया है। मान लो कि मेरे पास दो मार्बल है, ठीक है, एक मार्बल ए है, एक मार्बल बी है। अभी मैं इसको मार्बल नहीं बोलूंगा, मैं इसको बॉडी बोलूंगा। ठीक है, दोनों मोशन में है। ये मार्बल भी ये डायरेक्शन में है, ये बॉडी ए भी ये डायरेक्शन में। अभी मैं मार्बल नहीं बोलूंगा, बॉडी बोलूंगा। ठीक है, तो दोनों बॉडी मोशन में है, दोनों की डायरेक्शन सेम है। मान लो कुछ ऐसा हुआ कि भाई इसके पास ज्यादा वेलोसिटी थी बी के कंपैरिजन में, है ना। तो हुआ क्या कि दोनों एक ही डायरेक्शन में मूव हो रहे थे, दोनों एक ही पाथ को फॉलो कर रहे थे, और एक ही वेलोसिटी बी से ज्यादा थी, तो दोनों टकरा गए। ऑब्वियस सी बात है कि भाई दोनों टकरा जाएंगे। साउथ की मूवी तो है नहीं कि भाई बी वेलोसिटी कम होने के कारण ऐसा हुआ कि भाई जब ए इसके साथ टकराने के लिए आया तो ये ऊपर उठ गया। ऐसा नहीं होगा, है ना, ऐसा नहीं होगा। मान लो कि दोनों नॉर्मल बॉडी है, साउथ वाली बॉडी नहीं है, तो ऐसा केस में हो क्या रहा है कि भाई इसके पास वेलोसिटी ज्यादा है कंपेयर टू बी। तो ऐसा केस में होगा क्या कि भाई ये ए बॉडी कुछ टाइम के बाद बी के साथ टकरा जाएगी, है ना। टकराए, दोनों बॉडी लड़ी एक दूसरे के साथ, दोनों एक दूसरे का शेप यहां पे बदलने की कोशिश करी, दोनों एक दूसरे के साथ लड़ी। देखो ध्यान से देखना, टकराए अपने आप, है ना, कोई यहां पे एक्सटर्नल एजेंट गया कि दोनों को ऐसे पकड़ के टकरा दिए, नहीं, ऐसा नहीं हुआ। दोनों अपने आप, मतलब कि कुछ ऐसा हो गया कि भाई इसकी वेलोसिटी वीए के पास, ए के पास जो वेलोसिटी वीए थी एंड बी के पास जो वेलोसिटी वीबी थी, तो यहां पे वीए ग्रेटर देन वीबी था, तो इसीलिए वो वेलोसिटी ज्यादा होने के कारण दोनों टकरा गए। टकराने के बाद जो भी हुआ ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है, ध्यान से समझना। दोनों टकराए, आपको क्या दिक्कत है? दोनों बॉडी टकराई, माइक्रोस्कोपिक लेवल पे जाओगे तो दोनों बॉडी एक दूसरे को लड़ेगी, एक दूसरे के साथ लड़ेगी। मतलब कि ए बी के ऊपर फोर्स लगाएगा, बी ए के ऊपर फोर्स लगाएगा। बी बोलेगा तूने मेरे साथ क्यों ऐसे टक्कर लगाई, ए बोलेगा कि भाई तू बीच में क्यों आई। मतलब कि इस तरीके से वो दोनों लड़ेंगे, दोनों एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगाएंगे। लेकिन थोड़े टाइम के बाद फ्रैक्शन ऑफ ये जो घटना होगी ना दोनों के टकराने की, मतलब कि दोनों जब कांटेक्ट में आए, तो ये जो घटना होगी ना एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगाने की घटना, वो सिर्फ छोटे इंटरवल ऑफ टाइम के लिए, डेल्टा टी के लिए। क्या वो दोनों चिपके ही रहेंगे? नहीं, वो चिपकने के बाद फ्रैक्शन ऑफ टाइम के लिए चिपकेंगे, मतलब कि एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगाए फिर अलग हो जाएंगे। अलग किसकी वजह से हुआ? क्या कोई यहां पे गया दोनों को छुड़वाने के लिए? नहीं। आमतौर पे क्या होता है कि जब भी नॉर्मल फाइटिंग होती है हमारे केस में, तो ऐसे केस में क्या होता है कि कोई थर्ड पार्टी आती है जो दोनों को अलग करती है। ऐसा नहीं होता है, यहां पे ऐसा नहीं होगा, वो अपने आप अलग हो जाएंगे, अपने आप अलग हो जाएंगे। मतलब कि यहां पे कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगा इन दोनों को अलग करने के लिए। समझ में आ रहा है? दोनों टकराए अपने ही वेलोसिटी की वजह से, दोनों वापस अलग भी हुए अपने ही इंटरनल कुछ रिएक्शन की वजह से, है ना। मतलब कि ए बॉडी बी के ऊपर फोर्स लगाई, जबरदस्त फाइटिंग हुई। देखो ये जो छोटा सा इंटरवल होगा ना जिसके अंदर वो दोनों टकराएंगे, वो इंटरवल भले छोटा होगा लेकिन उसमें दोनों एक दूसरे के साथ जबरदस्त लड़ेंगे, है ना। ए बी के ऊपर बहुत तगड़ा फोर्स लगाएगी और बी भी रिएक्शन के तौर पे ए के ऊपर तगड़ा फोर्स लगाएगी, है ना। दोनों बॉडी लड़ेगी एक दूसरे का, जबरदस्त लड़ेगी, जबरदस्त फाइटिंग होगी। लेकिन ये डेल्टा टी टाइम जैसे पास हो गया, दोनों बॉडी अभी क्या हो जाएगी? वापिस अलग हो जाएगी। हो सकता है, ऐसा हो सकता है कि भाई बी
अभी तेजी से आगे बढ़ना स्टार्ट कर दिया और ए उसके पीछे स्लोली स्लो। जो पहले ऐसा था कि बी ए वाला बॉडी जो भी थी वो ज्यादा वेलोसिटी से आगे बढ़ रही थी, टकराने के बाद अभी उसकी वेलोसिटी कम हो गई। लेट्स से वी ए डैश हुई और इसकी वी बी डैश हुई, तो वी बी डैश में ग्रेटर देन वी ए डैश। तो ऐसा हो सकता है कि ए की वेलोसिटी 0 हो गई हो और बी की पास सारी वेलोसिटी आ गई हो, तो ऐसा कुछ भी हो सकता है। लेकिन पॉइंट यहां पे जो समझना है ना, वो ये समझना है कि जब वो टकराए, जब वो लड़े, उसके बाद अलग भी खुद से ही हुए, मतलब कि किसी को उसको यहां पे अलग करने की जरूरत नहीं पड़ी, वो अपने आप इंटरनल रिएक्शन की वजह से अलग भी हुए। लड़े तो सही, छोटे टाइम के लिए लड़े, लेकिन अलग अपने आप हो गए, मतलब कि देयर इज नो एनी एक्सटर्नल फोर्स, मतलब कि आइसोलेटेड बॉडी। तो ऐसे केस में भाई टकराने से पहले जो ये सिस्टम का मोमेंटम था ना, वही मोमेंटम टकराने के बाद भी उनका रहेगा। समझ में आई बात? इसको बोला जाता है कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। क्लियर हुआ ये पॉइंट? ठीक है, मतलब कि जब टकराए, लड़े, तब कोई एक्सटर्नल वहां पे नहीं गया जो उसको छुड़वाए, वो अपने आप छूट गए। टकराए फ्रैक्शन ऑफ टाइम के लिए, जो छोटा सा इंटरवल होता है डेल्टा टी, उतने टाइम के लिए लड़े एक दूसरे का, जबरदस्त फाइटिंग किए, ए बी के ऊपर फोर्स लगाया, बी ए के ऊपर फोर्स लगाया, बहुत सारी घटना हुई है ना ये छोटे इंटरवल के टाइम में। लेकिन उसके बाद वो अलग भी हो गए, अपने आप अलग हो गए, कोई वहां पे छुड़वाने के लिए नहीं गया, है ना। तो ऐसे केस में मोमेंटम क्या होता है? कंजर्व रहता है। समझ में आया पॉइंट कि क्या कहना चाहता है? और उसको हम प्रूव भी करेंगे, ध्यान से सुनना, हम प्रूव भी करेंगे, है ना। हम यहाँ पे प्रूव भी करेंगे कि हाँ सच में इनिशियल मोमेंटम एंड फाइनल मोमेंटम दोनों कंजर्व्ड रहे, है ना। वो हम यहाँ पे प्रूव भी करेंगे। ध्यान से सुनना, प्रूव करने के लिए हम क्या करेंगे, पहले मान लेते हैं कि मान लो कि भाई ये जो बॉडी ए है ना, उसके पास इनिशियली मोमेंटम था पी ए, ये जो बॉडी बी है उसके पास इनिशियली मोमेंटम था पी बी। ठीक है, टकराने से पहले। टकराने के बाद क्या हुआ, तो टकराने के बाद भाई ए के पास अब मोमेंटम हो गया पी ए डैश और बी के पास मोमेंटम हो गया लेट्स से पी बी डैश। चेंज हो जाएगा क्योंकि दोनों लड़े, जबरदस्त फाइटिंग हुई, भले वो छोटे इंटरवल के लिए थी लेकिन फाइटिंग तो हुई, जबरदस्त हुई, दोनों ने पक्का तगड़ा जोर लगा दिया एक दूसरे के साथ लड़ने में, कोई कसर बाकी नहीं रखी, पूरी तरह से लड़ ली, है ना, डेल्टा टी टाइम में। लेकिन जब अलग हुए तब दोनों के पास मोमेंटम अलग थे, जो पहले था टकराने से पहले वो नहीं था, अभी कुछ अलग है। ठीक है, इसको और डिटेल में ना हम यहाँ पे वर्क एनर्जी पावर में इसको स्टडी करेंगे जब कोलिजन पूरा यहाँ पे टॉपिक पढ़ने वाले हैं तब, है ना। अभी के लिए ऐसा समझ लो, यहाँ पे मैं वेलोसिटी को चर्चा में नहीं लूंगा, सिर्फ मोमेंटम को ही यहाँ पे चर्चा में लूंगा। ठीक है, मोमेंटम को ही मैं यहाँ पे चर्चा में लूंगा। ठीक है, वो वाला जो चीज है ना, वो वाला जो कोलिजन वाला जो पॉइंट है, वो सारा पॉइंट हम वहां पे वर्क एनर्जी पावर में देखेंगे, अभी नहीं देखेंगे। ठीक है, तो अभी मैं इसकी वेलोसिटी वगैरह चर्चा में नहीं लूंगा, मैं सिर्फ मोमेंटम के ऊपर फोकस करूंगा। ठीक है, तो भाई टकराने से पहले क्या था, टकराने के से पहले ये बॉडी ए के पास मोमेंटम था पी ए, एंड टकराने से पहले बॉडी बी के पास मोमेंटम कितना था, तो हमने देखा कि मोमेंटम था पी बी, है ना। अभी भाई फाइटिंग किस तरीके से हुई, ध्यान से सुनना। फाइटिंग ऐसी हुई कि जैसे कि भाई ए ने लगाया होगा बी के ऊपर फोर्स जब टकराए तब। ठीक है, टकराए तब ए ने बोला कि भाई बी तू क्यों बीच में आई, बी बोलेगा भाई तूने मेरे को टक्कर क्यों लगाई, तो भाई ए ने बी के ऊपर कुछ फोर्स लगाया जिसको हम बोलेंगे एफ बी ए, और बी ने भी उस टाइम पे ए के ऊपर कुछ फोर्स लगाया होगा जिसको हम बोलेंगे एफ ए बी। यही होता है ना, यही होता है ना, आप समझ सकते हो। एफ बी ए का मतलब क्या होता है, ए के द्वारा बी के ऊपर लगने वाला फोर्स, और एफ बी ए का मतलब क्या होता है, सॉरी एफ बी ए का मतलब क्या होता है, ए के द्वारा बी के ऊपर लगने वाला फोर्स, और एफ ए बी का मतलब क्या होता है, बी के द्वारा ए के ऊपर लगने वाला फोर्स। भाई जब टकराए ना, डेल्टा टी टाइम के लिए टकराए, लेकिन ऐसा हुआ कि वो फोर्स, ध्यान से सुनना, बी के द्वारा ए के ऊपर लगने वाला, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना, ये ध्यान से सुनना, बी के द्वारा ए के ऊपर लगने वाला फोर्स कितने टाइम के लिए, डेल्टा टी के लिए लगने वाला फोर्स ऐसा हुआ कि जिसने भाई ये बॉडी ए के मोमेंटम को चेंज कर दिया, है ना, बॉडी ए के मोमेंटम को। भाई ये इंपल्स की बात कर रहा हूं, क्यों यहां पे सर इंपल्स की बात कर रहे हो आप, भाई इसलिए मैं यहां पे इंपल्स की बात कर रहा हूं क्योंकि भाई ये जो फोर्स लगेगा ना, दोनों जब लड़ेंगे, वो लड़ने वाली घटना सिर्फ छोटे इंटरवल फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के लिए ही होगी। टकराए खटा अलग भी हो जाएंगे, लेकिन वो डेल्टा टी बहुत ही छोटा होगा, इसीलिए मैं यहाँ पे इंपल्स के तौर पे इसको देख रहा हूं, है ना। तो इसको चलो इंपल्स के तौर पे ही देखते हैं, ध्यान से सुनना, मैं इसको इंपल्स के तौर पे ही देखता हूं। तो भाई इंपल्स, इंपल्स
ऑन बी ड्यू टू ए, जिसको हम क्या लिखेंगे, जिसको हम लिखेंगे एफ बी ए डेल्टा टी, है ना, इसको हम क्या लिखेंगे, एफ बी ए डेल्टा टी लिखेंगे ना। इंपल्स, लगने वाला इंपल्स ऑन बी ड्यू टू ए बॉडी ने बी के ऊपर लगाया हुआ इंपल्स कैसा होगा, तो एफ बी ए के बराबर, ए बॉडी के द्वारा बी बॉडी के ऊपर लगने वाले फोर्स मल्टीप्लाई बाय वो कांटेक्ट टाइम, उसके बराबर होगा। लेकिन वो ऐसा आया, ए बॉडी ने बी बॉडी के ऊपर इंपल्स लगाया ना, ए बॉडी ने बी बॉडी के ऊपर फोर्स लगाया, वो ऐसा आया कि भाई उसने बी का मोमेंटम ही चेंज कर दिया। ठीक है, फाइनल मोमेंटम बी का कितना आया, पीबी डैश, और इनिशियल कितना था, पीबी था। तो वो ऐसा, ए बॉडी ने बी बॉडी के ऊपर इंपल्स डेल्टा टी टाइम के लिए ऐसा फोर्स लगाया ताकि उसका बी बॉडी का फाइनल मोमेंटम हो गया पीबी डैश एंड इनिशियल मोमेंटम था पीबी, मतलब कि उसका मोमेंटम पीबी से कितना चेंज हो गया, पीबी डैश हो गया, है ना। और ये आपको पता है इंपल्स किसके बराबर होता है, डेल्टा पी के बराबर होता है ना। इंपल्स किसके बराबर होता है भाई साहब, डेल्टा पी के बराबर होता है ना। और वो डेल्टा पी हम क्या लिखेंगे, पी बी डैश माइनस पीबी। तो इसको हम ऐसे बोलेंगे कि भाई डेल्टा टी टाइम में बॉडी ए बॉडी बी के ऊपर ऐसा फोर्स लगाएगी ताकि बॉडी बी का मोमेंटम पीबी से क्या हो जाए, पी बी डैश हो जाए, है ना। मतलब कि इसको हम लिखेंगे पी बी डैश माइनस पीबी। उसी तरीके से अगर मुझे लिखना है कि भाई इंपल्स ऑन ए ड्यू टू बी, वो कितना होगा, मतलब कि बी बॉडी ने ए बॉडी के ऊपर तब कितना इंपल्स लगाया होगा, तो हम इसको लिखेंगे एफ ए बी इंटू डेल्टा टी के बराबर। अगेन वो किसके बराबर होता है, डेल्टा पी के बराबर। तो भाई बी बॉडी ए बॉडी के ऊपर डेल्टा टी टाइम में, मतलब कि जब वो कांटेक्ट हुआ, जब वो दोनों लड़े, तब बी बॉडी ने ए बॉडी के ऊपर जो फोर्स लगाया होगा, वो ऐसा फोर्स होगा कि उसने भाई ए बॉडी के मोमेंटम को पी ए से कितना बदल दिया, पी ए डैश बदल दिया, है ना। मतलब कि यहां पे डेल्टा पी हम क्या लिखेंगे, पी ए डैश माइनस पी ए। फाइनल माइनस इनिशियल होता है, ये दोनों फाइनल है, तो फाइनल माइनस इनिशियल होता है। क्लियर हुआ ये पॉइंट, ठीक है। अभी देखने जाओ तो बच्चों आपको ये समझ में आता है, देखने जाओ तो भाई साहब ये दोनों जो भी इंपल्स लगेंगे, ठीक है, क्योंकि एफ ए बी वो माइनस एफ बी ए के बराबर होगा, क्योंकि न्यूटन जी ने यही बोला था। न्यूटन जी ने क्या बोला था कि भाई हमेशा लगने वाला फोर्स, ध्यान से सुनना, हमेशा लगने वाला फोर्स, मतलब कि एफ ए बी वो हमेशा एक्शन रिएक्शन पैर में आता है। मतलब कि एफ ए बी को मैं माइनस एफ बी ए के तौर पे देख सकता हूं, है ना। एफ ए बी इज इक्वल्स टू माइनस एफ बी ए। दोनों साइड पे अगर हम डेल्टा टी को यहां पे मल्टीप्लाई कर देते हैं, दोनों साइड पे अगर हम डेल्टा टी को मल्टीप्लाई कर दें, तो ये डेल्टा टी दैट इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, माइनस, ध्यान से सुनिएगा, माइनस एफ बी ए इंटू डेल्टा टी। लेकिन बच्चों ये तो क्या हो गया, इंपल्स ऑन ए ड्यू टू बी, है ना। तो इसको हम क्या लिखेंगे, इट इज नथिंग बट इंपल्स ऑन ए ड्यू टू बी, दैट इज इक्वल्स टू माइनस इंपल्स ऑन बी ड्यू टू ए, है ना। चलो इंपल्स ऑन ए ड्यू टू बी क्या होगा, तो ये हो जाएगा पी ए डैश माइनस पी ए, और ये कितना, इंपल्स ऑन बी ड्यू टू ए, तो ये हमने निकाला है पीबी डैश माइनस पीबी। तो इसको मैं लिखूंगा पीबी डैश माइनस पीबी, ठीक। तो यहां से माइनस वगैरह सारी चीजें आप यहां से कॉमन ले सकते हो, तो ये हो जाएगा पी ए डैश माइनस पी ए, दैट इज इक्वल्स टू, इसको मैं लिखूंगा माइनस पीबी डैश माइनस माइनस प्लस पीबी। तो पीबी डैश वाली जो टर्म है इसको आप यहां पे लेके आ जाओ, और पी ए वाली जो टर्म है उसको राइट हैंड साइड पे लेके जाओ। तो ये हो जाएगा भाई पी ए डैश प्लस पीबी डैश दैट इज इक्वल्स टू पी ए प्लस पीबी। तो बच्चों ये क्या हुआ, ध्यान से देखो, ये क्या दिखाता है, फाइनल मोमेंटम पी ए डैश प्लस पी बी डैश, ये है क्या, पी ए डैश प्लस पी बी डैश, ये फाइनल मोमेंटम ऑफ सिस्टम है, सिस्टम का फाइनल मोमेंटम। दोनों बॉडी को हम सिस्टम मानते हैं ना, तो ये दोनों के मोमेंटम का एडिशन क्या होता है, फाइनल मोमेंटम ऑफ सिस्टम। और वो किसके बराबर हुआ, पी ए प्लस पीबी के बराबर, मतलब कि ये पी ए प्लस पीबी क्या है, इनिशियल मोमेंटम ऑफ सिस्टम। यही तो हुआ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, है ना। आई बात समझ में,
फाइनल मोमेंटम ऑफ सिस्टम इज इक्वल्स टू इनिशियल मोमेंटम ऑफ सिस्टम। सिस्टम का फाइनल मोमेंटम हमेशा सिस्टम के इनिशियल मोमेंटम के बराबर होता है। कंजर्व्ड रहा, जितना इनिशियल था, टकराने से पहले जितना सिस्टम का मोमेंटम था वही टकराने के बाद सिस्टम का मोमेंटम रहा, है ना। यही तो हुआ, इसी को तो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम होता है, इस बोला जाता है ना। लेकिन यहां पे ये पॉइंट आपको दिमाग में फिट करना है कि भाई यहां पे कब कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम देखा जा सकता है, जब यहां पे कोई एक्सटर्नल फोर्स ना हो, मतलब कि आइसोलेटेड सिस्टम हो। मतलब कि मैं बोलना चाहूं तो यहां पे देख सकते हो कि दोनों जब टकराए तो उनको अलग करने के लिए किसी को जाना नहीं पड़ा, वो अपने आप अलग हो गए। इसको बोला जाता है आइसोलेटेड सिस्टम। There is no any external force। यहां पे कोई ऐसी एक्सटर्नल फोर्स नहीं थी जो इन दोनों को छुटा करके जुदा करे, मतलब कि जो लड़ रहे थे तो उसको अलग किए, नहीं, कोई ऐसी एक्सटर्नल एजेंसी नहीं थी। इसीलिए हम यहां पे कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम देख सकते हैं, है ना। क्लियर हुआ? तो बच्चों यहीं पे हमारा आज का लेक्चर एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टिल दैट एंजॉय योर डे। उम्मीद करता हूं कि आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आता तो प्लीज लाइक कर दो वीडियो को। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टिल दैट एंजॉय योर डे। टिल दैट बाय।